हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए। ध्यान दीजिए, कंपनियों का पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नाम अच्छे से लिख लेना है, ध्यान देना है। अपनी कॉपी में हिंदी में लिखिए कंपनियों का पुनर्निर्माण, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा, डाटा खर्च करना पड़ेगा समझने के लिए। कंपनियों के पुनर्निर्माण का मतलब होता है जब कोई कंपनी भारी हानि में हो जाए, लंबे हानि में हो जाए। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जब कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में हो जाए, भारी हानि की स्थिति में हो जाए, तो आप लोग बहुत लोगों की दुकानों का नाम देखते होंगे अपने इलाके में। पहले कुछ और रहता है, बाद में उसको कुछ और के नाम से तब्दील कर दिया जाता है, न्यू रख देते हैं। ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए हमारी कंपनी का नाम है आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस। आप समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम हो या हमारी दुकान का नाम हो या हमारी कोचिंग्स का नाम हो, तो हम अपनी दुकान का नाम क्या रखते हैं? आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारा इस नाम से बिजनेस थोड़ा लॉस में हो जाता है। लॉस को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है अति पूंजीकरण। जो स्टूडेंट बिजनेस फाइनेंस का पेपर पढ़े होंगे, फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटलाइजेशन नाम से एक चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए, पूरा कोर्स देते हैं, हमारे पास सब कुछ है। बीकॉम एमकॉम का ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो हमारे पास हो ना। ठीक है, तो आपको क्या बता रहे हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है, लॉस की स्थिति होती है। मान लीजिए हमारी कंपनी को क्या हो जाए? घाटा हो जाए, भारी हानि हो जाए, हमारे व्यवसाय को, हमारा नाम बदनाम हो जाए। समझिएगा, कंपनियों का पुनर्निर्माण की भूमिका हम यहीं से तय करेंगे। क्या होता है? आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस नाम से कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय है, कोई कोचिंग संस्था है, वो घाटे में हो जाए, किसी कारण से बदनाम हो जाए, तो बाद में इसका नाम आप देखते होंगे कहीं कहीं सब कुछ वही रहता है, इसे न्यू लगा देते हैं। फिर क्या लिख देते हैं? आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस। न्यू का मतलब अब यह नए सिरे से शुरू होगी। पुनर्निर्माण का मतलब समझिएगा, रास्ते में जा रहे थे, गिर पड़े। याद रखिएगा, हम रास्ते में जा रहे थे, गिर पड़े। हम व्यवसाय अपना चला रहे थे, व्यवसाय में घाटा हो गया। मैंने क्या लिखा है? ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति ऐसी होती है जैसे दिखने में बहुत लोग मोटे होते हैं, अंदर से ताकत नहीं होती है, एक कंटाप मार दो तो गिर जाएंगे। होता है कि नहीं?
बहुत लोग देखने में मोटे कोटे अच्छा खट्टा नौजवान बने रहते हैं, लेकिन लोग देखते भी होंगे, एक रहपट मार दीजिए, एक कंटाप मार दीजिए, गिर पड़ेंगे। वही स्थिति इस कंपनी की है। देखने में आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेस दिख रही है, लेकिन अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। कंपनी दिख रही है। कोई दुकान आप देखते होंगे, जो दुकान पहले खूब पैसा लगा के चालू किए, खूब उधार बांट दिए, खूब उधार बांट दिए, खूब बिक रहा है उधार, सब लेकर चले जा रहे हैं, लेकर चले जा रहे हैं, और बाद में स्थिति क्या होती है? बाद में पता लगा नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलता। तो भाई अगले आदमी को बिजनेस तो करना ही है। वो प्रण लेगा अपने दिमाग में कि अब भविष्य में उधार नहीं बेचना है, अब भविष्य में ये वाली गलती नहीं करना है। इसमें क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति हो जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी देखने में लगेगी बहुत कुछ, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू कम होती है। अगर आप कैपिटलाइजेशन सब्जेक्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ना पढ़े हो तो आप हमसे मिल लीजिएगा। हमारे पास तो पूरा भंडार रखा हुआ है, 2-2, 3-3 राइटर की बुक का पूरा भंडार मैंने भर कर रखा हुआ है अपनी जेब में, मान लीजिएगा। इसमें क्या होता है दोस्त? कंपनी की वैल्यू रहेगी 1 लाख, लेकिन बुक में कितनी दिखाई रहेगी? 2 लाख, 1.5 लाख। कंपनी के शेयर की वैल्यू रहेगी 10 रुपया और दिखाया रहेगा 15 रुपया। यानी का मतलब जितने का लिखा रहता है उससे कम स्थिति होती है। हमारे कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने क्या बताया? ऊपर से भरा भरा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत वीआईपी है, और अंदर से क्या है? खोखली है। खोखली का मतलब घाटा इतना हो गया है, दीमक की तरह चाट लिए हैं लोगों ने। ऊपर से देखेगा बहुत भौकाल वाली दुकान है, बहुत भौकाल वाली कोचिंग है, अंदर पता लगा कुछ नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? इससे बिजनेस टूटता है। लोग अपने आप को सुधारते हैं, समझ रहे हैं? तो क्या करते हैं बाद में? वो क्या करते हैं? अपना नाम बदल देते हैं, न्यू आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेस, या अपना नाम दूसरा कुछ रख देते हैं, पूरा का पूरा नाम ही बदल देते हैं। इसे क्या बोला जाएगा? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में क्या होता है? कंपनी घाटे की स्थिति में रहती है। कंपनी को एक लेवल में लाने के लिए जो कंपनी की एसेट्स है, कंपनी की संपत्तियां हैं, 10 लाख की संपत्ति है, दिखने में 10 लाख की है, वास्तव में कितने की है? 8 लाख की। तो इस 10 लाख को राइट ऑफ कर दिया जाता है। कितना बचता है? 8 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख को राइट ऑफ कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, नए सिरे से शुरुआत की जाती है। बुक है, बुक में कहा गया है पुनर्निर्माण का उद्देश्य संयोजन के उद्देश्य से भिन्न है। जब किसी कंपनी की पूंजी संरचना अजपूंजीकृत हो गई है तो कंपनी ने भारी हानि उठाई है, उसे अपलिखित करना होता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। कंपनी कोई भी हो, जब वो घाटे में चली जाती है तो उसको भारी हानि उठानी पड़ती है, तो कंपनी को नए सिरे से शुरू किया जाता है। मैंने क्या बोला? हमारी कंपनी का नाम क्या था पहले? अब इसको नया कर देंगे, न्यू आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेस ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ कमी थी, तभी तो इसको हम लेकर आए न्यू। समझिएगा, कोई भी नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके घर वालों का नाम हो सकता है। ठीक है, आप हमारी बातों को इतना गौर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं लिख कर बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जब कोई कंपनी अति पूंजीकरण जब कंपनी अधिक पूंजीकरण के कारण भारी हानि, जब किसी कंपनी को लिख लीजिएगा यहां पर, को अति पूंजीकरण के कारण भारी हानि उठानी पड़ती है तो कंपनी अपनी संपत्तियों को
संपत्तियों को अपलिखित करती है। क्या करती है? अपलिखित का मतलब अपनी संपत्तियों के मूल्य को कम कर देती है। ठीक है, जिन संपत्तियों का मूल्य अधिक होता है संपत्तियों का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, उसे कम कर देती है। अपलिखित का मतलब क्या होता है बच्चा? हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी अति पूंजीकरण का मतलब समझिए, लिखने से बहादुरी नहीं है, पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरत है कि आपको एक एक शब्द का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यही समस्या है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं ठीक से। अति पूंजीकरण का मतलब कंपनी को हानि की स्थिति को दर्शाती है। कंपनी की वास्तविक वैल्यू कम रहेगी लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू ज़्यादा रहेगी। बुक वैल्यू का मतलब इस मार्कर की वैल्यू कितनी है? अभी हम आप पूछेंगे तो कहेंगे 25 रुपया गुरुजी, वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 20 रुपया, 15 रुपया रहती है। तो मार्कर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी कंपनी स्तर पर जाएंगे तो कंपनी की बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई दी रहेगी 10 लाख, रहेगी वास्तव में 7 लाख, 8 लाख, कुल मिलाकर के वास्तविक से ज़्यादा बुक वैल्यू रहती है। शेयर का मूल्य वास्तविक कम होता है और बुक में ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर के अति पूंजीकरण का मतलब हानि होता है। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं अति मतलब ओवर, ओवर का मतलब ज़्यादा, सब लाभ है लाभ। अति का मतलब लाभ हानि होता है, अल्प का मतलब होता है लाभ। चैप्टर है पूरा का पूरा अति पूंजीकरण अल्प पूंजीकरण का। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है याद रखिएगा। कहने का मतलब जब कोई कंपनी को, जब किसी कंपनी को या कोई कंपनी को, मुझे किसी लिखना चाहिए कोई बात नहीं है, अति पूंजीकरण के कारण हानि उठानी पड़ती है तो अपनी संपत्तियों को अपलिखित करती है। जिन संपत्तियों का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है उसे क्या कर देती है? कम कर देती है, वास्तव में ला कर दे देती है। आगे वास्तव में इसमें और आप सुधार कर सकते हैं। कहा गया है कंपनी के विधान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, अंशधारियों के हितों व अंशधारियों में परिवर्तन, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों में परिवर्तन। मतलब किसमें परिवर्तन किया जाता है? कंपनी के विधान में। विधान का मतलब नियम कानून में। विधान कंपनी का क्या होता है? अंतर नियम पार्षद, अंतर नियम पार्षद, सीमा नियम। कंपनी के विधान में परिवर्तन किया जाता है, पहला स्टेप हो गया। कंपनी के विधान में परिवर्तन किया जाता है, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अंशधारियों एवं ऋणपत्रधारियों के हितों में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अंशधारियों को पहले ज़्यादा लाभांश दिया जाता था, बाद में कम दिया जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, हितों में परिवर्तन किया जाएगा और अधिकारों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपको चलते हैं, बताते हैं कंपनियों के पुनर्निर्माण के प्रकार। अपनी कॉपी में लिखिएगा कंपनियों के पुनर्निर्माण के प्रकार। कंपनियों के निर्माण के प्रकार समझिएगा।
हम कभी कभी साइकिल सीखते होंगे तो गिर जाते होंगे, मोटरसाइकिल से भी कभी कभी एक्सीडेंट होता है, भगवान करें किसी का ना हो, गिर जाते होंगे। पैदल जा रहे हैं दौड़ते हुए तब भी गिर जाते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारी बिटिया है, वो भी गिर जाती है। आपके यहाँ बच्चे होंगे, कभी आप बच्चे रहे होंगे तो वो भी गिर जाते हैं। आप समझिएगा, गिरते हुए देखा है बच्चों को, परे परे चलते हैं जैसे ना, धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करते हैं तो गिर जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी होती है, छोटा सा बच्चा जब गिर जाता है या हम गिर जाते हैं, अगला कोई भी व्यक्ति गिर जाता है तो खुद खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं श्यामू? तुम कब गिरे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ऐसी स्थिति को आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़े, एक दिन हम खुद गिर पड़े थे, बहुत रोए थे, और स्थिति ऐसी थी कि मतलब गिरने वाली जगह पर गिरे थे। तो उसमें क्या हुआ, फिर बाद में वहाँ देखेंगे कोई नहीं दिखेगा, खुद क्या करेंगे, कैसे भी उठेंगे, फिर चलने लगेंगे। इसे बोलेंगे क्या? आंतरिक, खुद उठे जाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गिर पड़ते हैं, खुद उठकर खड़े हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। इसे क्या बोला जाता है? आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। खुद ही ताकत आ जाती है। दूसरा लिखना है, बाह्य पुनर्निर्माण। समझ में आया? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, अगला होता है एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी मीडियम में ही बात करेंगे। आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है? रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़े, खुदे उठेंगे, इसे बोलेंगे आंतरिक पुनर्निर्माण। लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना है, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। वाह्य किसे बोलते हैं? वाह्य का मतलब रास्ते में जा रहे थे, गिर पड़े, कोई अगला व्यक्ति हमें सपोर्ट दे दिया, मदद दे दिया, तो इसे बोला जाता है बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आंतरिक पुनर्निर्माण में लिखना है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ना तो किसी नई कंपनी का, ना तो किसी नई कंपनी का निर्माण होता है और ना ही विद्यमान कंपनी विघटित की जाती है। विद्यमान कंपनी विघटित की जाती है। याद रखिएगा दोस्त, प्यारे भाई बहन, जो भी हमारी इस क्लास को देखेंगे, वास्तव में गारंटी देता हूं, अगर पूरी क्लास देख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। असल बात, समस्या ये रहती है कि लोग पूरा देखते ही नहीं हैं। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, चाहे देखो चाहे ना देखो, लेकिन जिनको पढ़ना है वो तो देखेंगे ही। सब अपना डाटा और आटा बचाने के चक्कर में चले जाते हैं। याद रखिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण किसे कहेंगे? इसमें जो विद्यमान कंपनी होती है उसका समापन नहीं किया जाता है, ना तो नई कंपनी स्थापित की जाती है, पुरानी कंपनी को ही, जो कंपनी विद्यमान है उसी कंपनी में कुछ सुधार कर दिए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? आंतरिक पुनर्निर्माण। आंतरिक का मतलब अंदर से सब कुछ चेंज कर दिया जाता है, सब कुछ
चेंज करने का मतलब होता है इसमें जो पूंजी है उसको चेंज कर दिया जाता है, इसमें जो हानियां हैं, जो ज़्यादा घाटा हो गया है उस घाटे को भुला दिया जाता है, जाने दीजिए, अब नए सिरे से काम किया जाएगा। इसका मोस्ट एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था शुरू में, हमारी कंपनी का नाम क्या था, RK मौर्या कॉमर्स क्लासेस, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा। अब नई क्या हो जाएगा, न्यू, नई कंपनी की स्थापना नहीं हुई, वही कंपनी है, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया। नाम के अलावा जो घाटा रहता, नाम अकेले नहीं चेंज होता, जो घाटा होता है उसको भी अपलिखित किया जाता है। तो कुछ विशेषता है बता देते हैं, फिर वाह के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो बताएं उसको पूरा करते जाएं। इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद विशेषता हम बताने जा रहे हैं, वाह वाला अभी आगे बताएंगे, ठीक है, ताकि पूरा स्टेप टू स्टेप आपका कंफर्म होते चले। ठीक है, लिखा है आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषताएं, लिख लीजिएगा। विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषता में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो अभी पीछे छोड़ दिया गया है जानबूझकर। लिखना है पहला, आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत, आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत विद्यमान कंपनी की वित्तीय संरचना में बदलाव किया जाता है। मतलब जो विद्यमान कंपनी है उसी की संरचना में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है और विद्यमान कंपनी जारी रहती है। समझ रहे हैं, विद्यमान कंपनी क्या रहती है, जारी रहती है। लिख लीजिए इसको भी, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। विद्यमान कंपनी जारी रहती है। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिएगा। दूसरा लिखिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब होती है जब, कब होती है, जब कंपनी को लगातार असफलता से बचाना होता है। असफलता का मतलब बार बार असफल हो रही है, हम ये भी चाह रहे हैं कि कंपनी बंद भी ना हो, तो असफलता से बचाना होता है। इसे क्या बोला जाएगा, ठीक है। अगला लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण, आंतरिक पुनर्निर्माण एक वैधानिक है। वैधानिक का मतलब नियम कानून सलाह भी देता है, नियम कानून, समझ रहे हैं, प्रक्रिया है। क्या है भैया, नियम कानून प्रक्रिया भी है। एक नियम कानून के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, समझ रहे हैं। विधान
जो व्यवसाय का नियम है, जो कंपनी का नियम है वो बताता है। अगला लिखना है कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन। पुनर्निर्माण में क्या होता है? कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन का मतलब घटाया भी जा सकता है, वास्तव में घटाया कम जाता है, अतिरिक्त से पूंजी लगाई जाती है, याद रखिएगा। ज़्यादातर क्या होता है? बढ़ाया जाता है, मतलब कि नया पूंजी लगाई जाती है, फिर से पूंजी लगाने का प्रयास किया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है, संपत्तियों के मूल्य में संपत्तियों के मूल्य को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। संपत्तियों के मूल्य को क्या किया जाता है? पुनर्मूल्यांकित का मतलब फिर से नए मूल्य पर नई संपत्तियां रखी जाती हैं। ठीक है, छठा लिखिए, कंपनी के अंशधारी, कंपनी के ऋण पत्रधारी, कंपनी के लेनदार, कंपनियों के अंशधारी, कंपनियों के अंशधारी प्रमुख स्वामी होते हैं। कंपनियों के ऋण पत्रधारी, लेनदार मिलकर नई योजना बनाते हैं। कंपनी को सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? नई योजना बनाते हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं आंतरिक पुनर्निर्माण की ज़रूरत कब पड़ती है। आपको अपने कॉपी में लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता। आवश्यकता किसकी? आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता कब पड़ती है। किताब में कहा गया है आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई कंपनी अथक प्रयासों के पश्चात लगातार असफल रहती है, बार बार प्रयास करती है और प्रयास असफल हो जाता है। लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब पड़ती है जब कंपनी को अथक प्रयास, कंपनी जब अथक प्रयास करती है, अथक का मतलब बहुत प्रयास करती है, के प्रयास के पश्चात असफल हो जाती है। असफल का मतलब क्या होता है? असफल का मतलब होता है अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाती। तभी क्या करती है? पुनर्निर्माण का अवसर उसे प्राप्त होता है। तब पुनर्निर्माण का अवसर प्राप्त होता है। पुनर्निर्माण का अवसर तभी प्राप्त होगा भाई ना।
भगवान करे ऐसा ना हो अवसर, तब वो क्या करती है, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए तब कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसके लिए पहला विकल्प क्या होता है, गत वर्ष में एकत्रित हानियों को कब कब जरूरत पड़ेगी, वर्ष में एकत्रित हानियों को अपलिखित करती है। समझिएगा, गत वर्ष में बहुत सारी हानियां हो गई हैं, अपलिखित करने का मतलब सभी हानियों को भूल जाओ। ठीक है, हटा दिया जाता है। पूंजी संरचना को सरल बनाया जाता है। जब जरूरत समझे कि पूंजी संरचना को बनाना है, सरल बनाना हो, तब इसकी जरूरत उसे पड़ती है। जब पूंजी मिलान अनुपात में परिवर्तन करना हो, जब पूंजी मिलान अनुपात में परिवर्तन करना हो तब ऐसा किया जाता है। जब अंश के अंकित मूल्य में जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना हो तब भी ऐसा करने का काम किया जाता है, जिससे निवेशक आए बाद में बाजार में। ठीक है, संपत्तियों का मूल्य जब अधिक दिखाया गया हो, उसको वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, वास्तविक मूल्य पर, रुक जाइए सर, मूल्य पर लाने के लिए हो गया है। उसके बाद कंपनी की उत्पादन क्षमता में कमी हो गई हो, उसको बढ़ाने के लिए, कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भाई कमी हो गई हो तो बढ़ाने के लिए, बस इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं कंपनियों के पुनर्निर्माण चैप्टर को। इसके पहले मैंने आपको कंपनियों के पुनर्निर्माण में आंतरिक पुनर्निर्माण, कंपनियों का पुनर्निर्माण, विशेषता और पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्या होती है सब बता दिया। अब आपको लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों में
सबसे पहला आपको लिखना है अंश पूंजी में परिवर्तन। सबसे फर्स्ट लिखना है अंश पूंजी में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर देती है, अंश पूंजी में परिवर्तन कर देती है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर जब घुसेंगे तो कहा गया है नए अंशों के निर्माण द्वारा अधिकृत पूंजी को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी में परिवर्तन का मतलब होता है कि भाई कम भी किया जा सकता है, नई पूंजी लगाई भी जा सकती है। इसमें कहा गया है अंश पूंजी के निर्माण के लिए पूंजी को बढ़ाना। कौन सी पूंजी? आपको जानकारी होनी चाहिए, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है, जब कंपनी द्वारा अधिकृत पूंजी को बढ़ाया जाए। ठीक है, कहा गया है बढ़ाना। कोई भी कंपनी जब पुनर्निर्माण करेगी, अपने आप को फिर से खड़ा करेगी, तो नई पूंजी लेकर आते हैं। बहुत लोगों का बिजनेस बंद होता है जब, तो नई पूंजी फिर से इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं हम चलाएंगे। दूसरा लिखना है अंशों का स्टॉक में बदलना। दूसरा लिखना है इसी में, ये पहला है, पहले का पहला, अब पहले का दूसरा। अंशों को स्टॉक में बदलना, अंशों को स्टॉक में बदलना। अंश को स्टॉक में बदल दिया जाता है। पूर्णदत्त अंशों को ही आपको पता होना चाहिए स्टॉक में बदला जाता है। अगला है अनिर्गमित अंशों का विलोपन। विलोपन का मतलब होता है ऐसे अंश जिनको निर्गमित नहीं किया गया है उनको समाप्त कर देना। लिखना है अनिर्गमित अंशों का विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है? समाप्त। ऐसे अंश बहुत सारे कंपनी के पास अंश होते हैं। अधिकृत पूंजी जैसे होती है कंपनी की। अधिकृत पूंजी का मतलब जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया हो, उसमें से कुछ पब्लिक में इशू किया जाता है, कुछ नहीं इशू किया जाता है। ठीक है, जब कुछ पब्लिक में इशू किया जाता है, कुछ पब्लिक में नहीं इशू किया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है अनिर्गमित। जो ना इशू किया जाए उसको समाप्त कर दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन। अगला लिखना है कम मूल्य वाले अंशों को, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन। इसका मतलब क्या होता है? जो कम मूल्य का अंश है उनको परिवर्तित करके अधिक मूल्य में बांट दिया जाता है। ठीक है, विद्यमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभक्त करना। चौथा लिखना, पांचवा, विद्यमान अंशों के मूल्य को कम अंशों में विभक्त करना। अंशों में विभक्त करना। समझिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बढ़िया से, लाजवाब तरीके से, गारंटी लेंगे एक एक क्वेश्चन की जब आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो कहता है कि अंशों को स्टॉक में बदलना, अनिर्गमित अंशों का विलोपन करना, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदल देना। समेकन मतलब बदल देना। विद्यमान अंशों के मूल्य को कम
जो ज़्यादा हैं विद्यमान हैं उनके मूल्य के अंशों को कम मूल्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इतना आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कायदे हैं, बहुत सारे कानून हैं जिन पर आपको समझौता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये मैं बता दूं, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट यहीं से छोड़ भी सकते हैं कि ना पढ़ें। आपको बताने जा रहे हैं अंश पूंजी में जब कंपनी कमी करती है, ध्यान दीजिएगा, अभी अंश पूंजी वाला है, फिर बाद में मिलेगा आपको अंश पूंजी में परिवर्तन करना, अंश पूंजी में कमी करना। जर्नल एंट्री करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री जो मेन है ना, अपनी कॉपी में लिखना। पहला जर्नल एंट्री किसकी होगी? कहा गया है जब अदत्त अयाचित रकम को समाप्त किया जाए, जब अदत्त अयाचित, अदत्त का मतलब बकाया, अयाचित का मतलब क्या होता है? अनकॉल्ड, अनकॉल्ड अप। अंश पूंजी को, रकम को समाप्त किया जाए, रकम को समाप्त किया जाए। समाप्त करने का मतलब, कंपनी कहती है ऐसा है भैया कि जब नए सिरे से निर्माण होगा तो जो लोग जो शेयर खरीदे हैं कंपनी का उनको समाप्त कर दिया जाए। कहा गया है चुकता पूंजी की रकम प्रभावित नहीं होती, केवल आंशिक। मतलब जैसे 10 रुपए का शेयर है, समझो कोई व्यक्ति 10 का शेयर है, 7 दिया है, 3 क्या होगा? अनकॉल्ड, अयाचित होगा। इसको छोड़ दिया जाए, जाया नहीं दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है दोस्त। इसको आप अनकॉल्ड अप कहेंगे। अपनी कॉपी में इसको समझ सकते हैं, कॉपी में लिखना जरूरी ही नहीं है। तो इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। इस खाते में कोई लेखा नहीं किया जाए, मतलब कि लेखा किया जाएगा। जो पूरा मिल गया है, जो पूरा मिल गया है उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो नहीं मिला है उसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जैसे 10 मांगा गया, 7 मिला, 3 नहीं मिला, तो उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जब कंपनी की पूंजी बढ़ती है, कभी भी कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, तो पूंजी हमेशा कैपिटल हो, क्रेडिट होता है। अब समाप्त करेंगे तो पूंजी में कमी आएगी। आपको याद रखना है नियम, रटने की बात नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब पूंजी में कमी आती है तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, नियम है। किस में कमी आती है? टू शेयर कैपिटल फुली पेड अप, कैपिटल यहां लिखा जाएगा पार्टली, पार्टली मतलब पार्टली पेड, मतलब कि 10 का है जितना पेड है, और यहाँ कौन सा पैसा लिखा जाएगा? फुली पेड पैसा लिखा जाएगा। याद रखना, जब कंपनी की पूंजी समाप्त करेंगे तो पूंजी में कमी आएगी, तो पूंजी कैपिटल होगा, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब आपको बताना चाहते हैं, दूसरी एंट्री है अंश पूंजी की चुकता रकम को कुछ भाग। कभी कभी होता है ऐसा भैया, तो 7 रुपया दिए हो, समझ रहे हैं, इनका कुछ पैसा वापस कर दो, समाप्त करने के लिए वापस कर दो पैसा। भाई 10 मांगा गया, 7 दिए, 3 नहीं दिए, तो 3 को अगर हम भूल रहे हैं तो एंट्री होगी कुछ भाग वापस कर दो। अपनी कॉपी में लिखिए, जब अंश पूंजी की चुकता रकम का कुछ भाग वापस कर दिया जाए,
जब अंश पूंजी की चुकता रकम को वापस कर दिया जाए। भैया कुछ पैसा हम मया जाए, दया कर ले कि लैया अपन वापस कर दे, तो आपको जब वापस करेंगे तो तभी क्या वापस कर रहे हैं आप? शेयर कैपिटल ही तो वापस कर रहे हैं। पूंजी वापस करोगे तो पूंजी में कमी आएगी। किसको वापस करना है? शेयर होल्डर को। होल्डर अकाउंट वापस किया जाए। अब उसके बाद अभी वापस करना है ना, वापस किया जाए। अब पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट कर दिया जाएगा तो पैसा कौन पाएगा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको अपनी कॉपी में आपके द्वारा लिख दिया जाना। ये वापस करना है तो शेयर कैपिटल में कमी आएगी, शेयर होल्डर को देना है। जब देना होता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, दे दिया जाता है तो लायबिलिटी शेयर होल्डर पाने वाला हो जाता है, बैंक के थ्रू पैसा चला जाता है। ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना है। कहा गया है कुछ लेखकों की राय है बच्चा। कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 3 के पहले ही नियम लिखा है, 2 के बाद 3 के पहले। कुछ लेखकों की राय है अंश पूंजी का भुगतान सीधे अंशधारियों को ना करके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में होना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल लिख दिए हैं, कुछ लेखकों की राय है, तो यहाँ पर किसको दे देना चाहिए? कैपिटल रिडक्शन मतलब पूंजी में कमी अकाउंट खोलना चाहिए। कुछ लेखकों की राय है, यहाँ पर किस शब्द का यूज किया जाएगा? कैपिटल रिडक्शन का यूज किया जाएगा। याद रखिएगा हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कहा गया है इस दशा में उक्त लेखों में शेयर होल्डर अकाउंट की जगह पर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चाहे डेबिट करने की बात होगी चाहे क्रेडिट करने की बात होगी। कहने का मतलब कुछ लेखकों की राय है, शेयर होल्डर लिखा जाए, कुछ की लेखकों का है कैपिटल रिडक्शन। जो आएगा सो देखा जाएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना टॉपिक पहले लिखिए, यही है मेन वीडियो। सा नंबर कहता है, किताब होगी तो देख लीजिएगा। कहता है जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई सामान्य संचिति या लाभालाभ खाते की क्रेडिट बाकी की रकम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। लिख लीजिए बस अपनी कॉपी में। जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई, जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसको कह रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी, जो कम किया गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम लोग उसे क्या कर देंगे? ट्रांसफर मार देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। में हस्तांतरण कर देंगे, हस्तांतरण कर देंगे। उसके बाद कहता है द, पूरा जब तक द नंबर लिख लीजिएगा, द लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। आबा सादा है, याद रखिएगा। जब तक पूरी एंट्री नहीं मालूम होगी तभी तो सवाल लगाओगे, नहीं तो सवाल कैसे लगा पाओगे। कहता है कंपनी का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी उसी प्रकार कमी लाई जा सकती है। कंपनी का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा है अकाउंट में भी कमी लाई जा सकती है, यहाँ पर भी कमी लाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है जब अंश पूंजी में कमी के नष्ट भाग को अपलिखित किया जाए। ध्यान दीजिएगा, एंट्री लिख लीजिएगा, जब अंश पूंजी के कमी को या नष्ट भाग को क्या किया जाए, अपलिखित किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग अंश ले लेते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ नहीं दे देते हैं। कोई व्यक्ति कंपनी का 10 का अंश ले लिया, 7 दिया, 3 नहीं दिया, 6 दिया, 4 नहीं दिया, तो 4 क्या हो जाए, नष्ट माना जाता है। उसको अपलिखित करना हो तो एंट्री होगी कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद आपको ध्यान देना है, यदि अंशों के विवरण मूल्य परिवर्तन हो जाए, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाए, अंशों का मूल्य परिवर्तन, अंशों का मूल्य परिवर्तन हो जाए। कभी कभी होता है अंश का मूल्य भी परिवर्तित हो जाता है। पुराना शेयर का दाम कुछ और होता है, नए शेयर का दाम कुछ और होता है। ओल्ड शेयर हमेशा याद रखिएगा जब परिवर्तित होगा, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पुराने। अब नया शेयर कैपिटल यूज किया जाएगा तो लिखा जाएगा टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैसे, ओल्ड वाला 10 का है मान लीजिए, नया 9 का होगा, 1 रुपया कम हो गया, रिडक्शन। सबसे नीचे क्या लिखा गया है, नहीं दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन लिखा गया है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, कैपिटल रिडक्शन। आपको आगे बताएंगे, कहता है सी कहता है पूंजी कमी खाता का प्रयोग, कैपिटल रिडक्शन खाते का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रिडक्शन मतलब पूंजी कमी खाते का प्रयोग, पूंजी कमी खाते का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, बनावटी संपत्ति, बनावटी मतलब कृत्रिम संपत्ति के अपलेखन के लिए किया जा सकता। अपलेखन का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर दो। जो बनावटी संपत्ति बना के रखे हो, बनावटी नखरा सुने होंगे आप, बनावटी संपत्ति बने सुने होंगे आप ना, तो हेडिंग होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। बनावटी संपत्ति में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा क्या होता है, लॉस होता है वास्तव में। ठीक है, ये लॉस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। याद रखना ये सब बनावटी संपत्ति है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर चाहे डिवेंचर, इसको संपत्ति में लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस, डेबिट में ना रहे, क्रेडिट में रहेगा, डेबिट बैलेंस होता है जिसको संपत्ति में ही दिखाते हैं सब लोग, ताकि लोग जान ना पावें। गुडविल ये भी बनावटी संपत्ति में आता है, इसको भी राइट ऑफ किया जाता है।
टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू पेटेंट, टू बस पेटेंट तक लिख लूँ ना, बस अदर असेट्स होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आपको आगे बताने जा रहे हैं, कहता है संभाव्य दायित्व। देखो भैया कोई दायित्व ऐसा हो जिसका भुगतान करना हो, समझिएगा, संभाव्य दायित्व का भुगतान करने पर, संभाव्य मतलब क्या होता है, संभाव्य दायित्व का मतलब ऐसा कोई दायित्व का भुगतान करने पर। जब संभाव्य दायित्व का भुगतान किया जाएगा तो लिखा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संभाव्य दायित्व ऐसा दायित्व जो भविष्य में संभावना है जिसकी, टू कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी, इसके भुगतान का साधारण लेखा कर दिया जाएगा। इसके बाद ये भी हो जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी हो सकता है कंटीजेंट लायबिलिटी, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद कहता है किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि हो जाए, संपत्ति का जैसे पुनर्मूल्यांकन हो, समझिए, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंट्री दिया गया है एसेट्स बढ़ती है अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लिख दिया जाएगा कैपिटल रिडक्शन। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनियों के पुनर्निर्माण के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और आपको बताना चाहते हैं इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। और अगर आपको सही सही पढ़ना है तो टाइम खर्च करना पड़ेगा, डाटा खर्च करना पड़ेगा, नोट्स अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। पढ़ाई का मतलब ये होता है, जिनको गंभीरता से, प्यार से, अच्छे से पढ़ना है वही लोग वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है अन्यथा पढ़ने का। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे पास डॉक्टर एस.एम. शुक्ल जी की किताब है। किसकी किताब है? एस.एम. शुक्ल जी की किताब है। आपको स्पष्ट करना चाहते हैं पहले हिंदी में पढ़ के, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, पहले अंग्रेजी वाले बाद में हैं। कहते हैं पहला नंबर कहता है 31 मार्च 2014। भविष्य में किताब जब छपेगी तो 15 हो सकता है, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28 सन जो चलेगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा वीडियो रहेगा तो आपके काम में आएगा। कहता है 31 मार्च 2014 को गिरीश लिमिटेड के 10 रुपये वाले 40,000 अंश, वो भी समता 8 रुपया प्रति अंश याचित थे। समझिएगा, कंपनी का नाम है गिरीश लिमिटेड। हम लोग गिरीश लिमिटेड के यहाँ पहुँच गए अकाउंटिंग करने ना। 10 रुपया वाले कितना भैया? 40,000 अंश। 10 रुपया में 8 रुपया याचित थे। याचित का मतलब मांग रहे हैं, भैया 8 रुपया दे दो, 8 रुपया दे दो। कंपनी की स्थिति है खराब। सितंबर 2014 में कंपनी ने 2 रुपया प्रति अंश अचुकता राशि को समाप्त करते हुए 10 रुपये वाले पूर्ण चुकता अंश 8 रुपये अंशों में घटाने का निश्चय कर लिया। ध्यान दीजिएगा, गिरीश लिमिटेड के 10 रुपये वाले 40,000 अंश याचित थे। अंग्रेजी में कहता है गिरीश लिमिटेड हैड 31 मार्च 2014 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। कॉल कर रहे हैं 10 रुपये में, कितना मांग रहे हैं? 8 रुपया। कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगा जाना, जो मांगा गया हो, मांगा जा रहा हो। इन सितंबर 2014 द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस 10 रुपीज़ शेयर टू 8 रुपीज़ फुली पेड अप करके इन्होंने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, घटाने का निश्चय कर लिया है। आपको मैंने एक एंट्री बताई है, क्या बताई है? जब शेयर कैपिटल
कम किया जाता है। जब व्यवसाय की पूंजी घटती है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, पूंजी बढ़ती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। समझिएगा, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा ए, अभी ए लगा रहे हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का कॉलम बनता है 5, सबको मालूम होना चाहिए। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर, लीजर फोलियो, अमाउंट का डेबिट, अमाउंट का क्रेडिट। कहता है गिरीश लिमिटेड ने, ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक 8 रुपया पर शेयर कॉल कर रहा है। 8 रुपया पर शेयर क्या किया जा रहा है? मांगा जा रहा है, याचित थे, मांगे गए थे। सितंबर 2014 कंपनी ने 2 रुपया अचुकता राशि को समाप्त करते हुए ना 8 रुपये 10 रुपये वाले अंशों को 8 रुपये में घटाने का निश्चय किया। पहले भैया 10 रुपये का अंश था, अब क्या किया गया? 8 रुपये में घटाने का निश्चय कर लिया गया। क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने एंट्री लिखवाई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी पुनर्निर्माण की स्थिति में कह रही है 10 रुपये का अंश कितने में माना जाए? 8 रुपये में। 8 रुपये में 8 रुपया गुणे कितना अंश था? 40,000। 8 चौक 32, 3,20,000 आपका डेबिट हो जाएगा, 3,20,000 आपका हो जाएगा क्रेडिट। इसे बोला जाएगा पार्टली। क्या बोला जाएगा? पार्टली। समझ रहे हैं? 10 रुपये का अंश है गिरीश लिमिटेड की कंपनी का। समझिए टॉपिक। बस कंपनी की स्थिति सही नहीं है, वो कहेंगे कि भैया हमारा 8 रुपया दे दो, 8 रुपया मान के अपना पूंजी अपना अंश ले लेंगे। अब फिर से जब दुरुस्त किया जाएगा, 10 का शेयर था, 8 रुपया समझ के मांग लिया गया, दे दो, रख लिया हमारे पास। पूंजी जब निर्गमित की जाती है तो क्रेडिट करते हैं, पूंजी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, जब घटती है तो डेबिट करते हैं। जब बढ़ी होगी 10 रुपये वाले 40,000 अंश 4 लाख रुपया क्रेडिट रहा होगा। बेटा होता नहीं है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा ऐसा है 8 रुपये के हिसाब से दे दो वापस। जितना मांगा गया था रिटर्न ले लिया अपना, इन्होंने रिटर्न ले लिया तो कितना हो गया? 3,20,000 रुपये का शेयर वापस आ गया। जब शेयर आता है, जब अंश पूंजी में कमी होती है तो डेबिट होता है। अब यही अंश जो 10 रुपये का था वापस लिया गया, अब इसको दोबारा 8 रुपया मान करके फिर से दे दिया जाएगा। तो फिर क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। इसे क्या माना जाएगा? फुली पेड अप। देखिएगा, हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने और आपने मिल करके 10 रुपये का अंश निर्गमित किया, जिसमें से 10 रुपये का एक अंश निर्गमित किया। कितने अंश निर्गमित किए गए? 40,000, यानी कि 4 लाख रुपए का अंश निर्गमित किया। और बाद में स्थिति परिस्थिति क्या होती है? बाद में होता है कि ऐसा कंपनी की स्थिति सही नहीं है, हम उसको पुनर्निर्माण का मतलब होता है फिर से सब कुछ दुरुस्त करें। 10 रुपये में 8 रुपया क्या था? 8 रुपया था कॉल्ड अप। 8 रुपये को वापस ले लिया गया ना। कितना बकाया था अभी? 2 रुपया ना। अब उस 2 रुपये को छोड़ दीजिए, 2 रुपये को भूल जाइए। अब दोबारा जो अंश दिया जाएगा 8 रुपये के रेट से ही 40,000 अंशों पर कितना? 3,20,000। यहाँ 2 रुपया नहीं लिया गया। ए एंट्री होगी, इसको लिख लीजिए पहले। बी बताते हैं आपके क्वेश्चन में। बी कहता है महेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 4,000 अंशों में विभक्त थी। 100 रुपया के 4,000 अंश देखे, मतलब कंपनी ने कितने का अंश निर्गमित किया होगा? 4 लाख। ये सभी अंश निर्गमित किए गए थे। 70 रुपया प्रति अंश चुकता थे। 100 रुपये में कितना मिल गया था? 70 रुपया एक अंश पे। 4 लाख में 4 लाख 100 रुपया का एक अंश, पैसा कितना है? 4 लाख में 7 चौक 28, यानी कि 2,80,000 रुपया मिल चुका है। 4 लाख का अंश निर्गमित किया गया, एक अंश 100 रुपये का। 100 रुपये में 70 रुपये मिल रहा है, तो 4 7 चौक 28, 2,80,000 हमें मिल चुका है। चुकता मतलब पेड अप, पेड अप का मतलब मिल चुका है।
जून 2014 में कंपनी ने 20 रुपया प्रति अंश भुगतान करने का निश्चय किया कि इनके पैसा 20 रुपया वापस कर दिया जाए। अचुकता राशि को समाप्त करते हुए 100 रुपये वाले अंशों को 50 रुपये वाले पूर्ण चुकता अंशों में घटाने का निश्चय किया गया। लाभ हानि विवरण क्रेडिट सेट 1 लाख रुपया जर्नल एंट्री कीजिए। अंश पूंजी आपको बतानी है। समझिएगा प्यारे भाइयों, बहनों, साथियों, दोस्तों, बी नंबर समझना है दोस्तों। कंपनी के पास कितने हैं? 100 रुपये वाले 4000 अंश, यानी कि कंपनी ने कितने का अंश निर्गमित किया गया? कंपनी ने 4 लाख रुपए का अंश निर्गमित किया है। कंपनी ने इस निर्गमित भले किया, 100 रुपये में कितना कंपनी को मिलना है? 70 रुपया। 4000 अंशों पर अगर 70 रुपये से गुणा करेंगे तो इसका मतलब कितना मिला है? समझो। अब कह रहे हैं इस 70 में एक अंश पे 20 रुपया वापस कर दो, वापस कर दो। कह रहा है कि नहीं? 20 रुपया क्या करना? वापस कर दो। और फिर कितना बचेगा दोस्त? 50 रुपया। जो 100 रुपये का अंश था वो कितने पर आकर अटक गया? 50 रुपये का नया निर्गमित कर दो अंश। आपको ध्यान देना है एक अंश पे कितना वापस करना है? 20 रुपया। तो एंट्री होगी, एंट्री का कॉलम बना लेंगे। जब पूंजी की कमी आती है तो बिजनेस में डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक अंश पे 20 रुपया, 4000 अंश पे कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया। अपनी कॉपी में लिखना है टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। वापस करना है, किसको वापस करना है? शेयर होल्डर को। क्यों डेबिट हुआ? शेयर कैपिटल नियम होता है बिजनेस में जब भी पूंजी की कमी होती है तो डेबिट करते हैं। शेयर होल्डर को पैसा देना है तो शेयर होल्डर लायबिलिटी हो जाता है। जब किसी को पैसा देना हो, आप हमको फीस देते हैं, बकाया किए रहते हैं, तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ये पहला स्टेप आपका हो गया है। भैया पैसा वापस देना है ना? क्या बोले हम? समझा रहे एकदम। 100 रुपये का शेयर था, 70 मिला था, कह रहे हैं 20 वापस कर दो। वापस कर देंगे 80,000। अभी वापस नहीं किया गया, वापस करना है। अब वापस करेंगे तो कौन पैसा पाएगा? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 80,000 रुपया डेबिट में, 80,000 रुपया क्रेडिट में वापस कर दिया गया। वापस कर देंगे कि नहीं? वापस कर दो। और जो पैसा वापस किया जा रहा है वो कहाँ से वापस किया जाएगा? उसको जो वापस किया जा रहा है 80,000, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया। देखो क्रेडिट से 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कहाँ से? कैपिटल रिजर्व में। किसका पैसा वापस किया गया? कैपिटल। यहाँ से पैसा निकाल लिया जाएगा। 1 लाख में से कितना? 80,000 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब क्या करना है? अब अंश जो है 100 रुपये वाला अंश जो मैंने बताया, 100 रुपये वाले अंशों को कितना देना है? 50 रुपये वाला शेयर देना है। 50 रुपये वाला शेयर देना है। 50 कैंसिल कर देना है, 50 को पेड अप करना है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना वापस, कितना देना है? अब हमारी पूंजी, अंश पूंजी 100 का शेयर था, 50 खत्म हो गया। 50 बुढ़े 4000, 50 अंश पूंजी में कमी हो गई। देखो 100 का था, 70 मिला था, 20 रुपया वापस ही कर दिया गया। 50 रुपया बचा है और 50 खत्म हो गया, मतलब 50 खत्म हो गया तो वही है, कम हो गई पूंजी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। कौन सी 2 लाख है? जो ये 50 रुपया का नया शेयर जा रहा है। ये जो 100 में से 50 खत्म हो गया, 20 वापस कर दिया गया, 30 मिला ही नहीं था। अब जो 50 रुपया बचा है इसको अपनी कॉपी, ये कैंसिल हो गया, ये नया शेयर फुली पेड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस।
आप पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनियों का पुनर्निर्माण चैप्टर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। कहता है एक कंपनी का पुनर्निर्माण करते हुए निम्नलिखित ठहराव किया गया, मतलब एग्रीमेंट किया गया। ऑन द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग कंडीशन एग्रीड अपॉन। कहता है कि पहले अंशधारियों को उनके वर्तमान धारण अर्थात 10 रुपये वाले 25,000 के स्थान पर निम्नलिखित प्राप्त होंगे। 10 रुपये का एक होगा, कितने प्राप्त होंगे? 25,000 अंश प्राप्त होंगे। यानी कि कंपनी के पास कितने रुपए की पूंजी है? 2.5 लाख की पूंजी है। समझ रहे हो? अंश पूंजी कितने की है कंपनी के पास? 2,50,000 की है। कहा गया है द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ द ईयर प्रेजेंट होल्डिंग 25,000 शेयर। 10 रुपए का एक शेयर तो 2.5 लाख रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? कहता है फुली पेड अप इक्विटी शेयर 2/5 ईयर होल्डिंग। उनके पास 2/5 के बराबर क्षमता अंश है। 2.5 लाख में 2.5 लाख का 2/5 निकाल देना। क्षमता मतलब इक्विटी शेयर है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। और बाकी 1/5 जो दिया गया है 5% प्रेफरेंस शेयर है। 6% क्या है? द्वितीय डिवेंचर है, ऋण पत्र है। कहा गया है 25,000 रुपये के 5% प्रथम ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ, आवंटन हुआ, सभी पैसा प्राप्त हो गया। ख्याति जिसका मूल्य 1,50,000 था कम करके 75,000 कर दिया गया। भूमि एवं भवन का मूल्य 50,000 था जिसे कम करके 37,500 कर दिया गया। प्लांट और मशीनरी का मूल्य 75,000 दिया है, घटा करके 62,500 कर दिया गया। सबसे पहली बात किसकी होगी? सबसे पहली बात होगी शेयर कैपिटल की बात होगी। किसकी बात होगी? शेयर कैपिटल की बात होगी जो कंपनी के पास दिए गए हैं। सबसे ऊपर 10 रुपये वाले कितने हैं? 25,000। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी में आपको बताना चाहते हैं, लिखना है आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का? 10 शेयर था, 10 का एक, कितने शेयर? डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कम करना है। रिकॉन्स्ट्रक्शन करने का मतलब एक बार खींच लेना है। खींचने का मतलब इधर ला लेना है। शेयर कैपिटल को जब इधर लाया जाएगा, जब इशू किया जाता है शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होता है। तो इसमें से कह रहा है 2/5। 2/5 का मतलब 25,000 का 2/5 निकालो। ध्यान देना है 25,000 शेयर है, एक शेयर का 10 रुपया कितना होगा? 2,50,000 ना। अब इसका 2/5 क्या करना है? क्या करना है? क्वेश्चन में देखो पहला नंबर कहता है क्षमता अंश कर देना है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2/5 इसी का कर दो। लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे समझ में नहीं पाते। 2,50,000 का 2/5 कितना हो जाएगा बच्चा? 1 लाख का। अब 1/5 6% प्रेफरेंस शेयर बोला है इसमें, 5% प्रेफरेंस शेयर। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया। उसी में एक बोल रहा है 30,000 रुपये का डिवेंचर है 6%। 30,000 रुपये का। उसके बाद क्या बचेगा? देखो भैया 2.5 लाख कहाँ था? 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 30,000 का हो गया, बचा क्या?
बचा जो उसे बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब पूंजी में कमी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना भैया पूंजी में कमी हो गई है? 1,80,000। कितना बचेगा? यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, 1/5 इसका निकालिए। एक मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, ये जो हमने 1/5 2,50,000 निकाल लिया है, क्वेश्चन में बोला है क्षमता अंश का 1/5 क्षमता अंश का, इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। क्वेश्चन में देख लीजिएगा पॉइंट, क्वेश्चन में क्या बोलता है? उपर्युक्त नए क्षमता अंश का 1/5 क्या होगा? भाई टोटल पहले 2.5 लाख शेयर कैपिटल थी, 2.5 लाख शेयर कैपिटल थी, उन 2/5 इसका 2/5 निकाला गया, 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख का 1/5 क्या हो जाएगा आपका? 20,000। कितना बचा? अब यहाँ 30,000। कितना बचा? 1 लाख रुपया क्या हुआ है? कंपनी के पूंजी में कमी हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? कंपनी के पूंजी में कमी हुई है। इसको लिख लीजिए। अब आपको आगे क्या बताना जा रहे हैं? आपको बताने का काम करेंगे नेक्स्ट नंबर, जर्नल एंट्री का कॉलम आप जरूर बनाइएगा। यही कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। अब कहाँ से डेबिट हुआ है भी बता दिया गया है क्वेश्चन में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। क्वेश्चन में बोला गया है संपत्ति कितने की थी जिसका मूल्य क्या थी? गुडविल पहले 1,50,000 का था, 75,000 का हो गया। इसका मतलब गुडविल कितने की चली गई? गुडविल अकाउंट कितने का चला गया? 75,000 का चला गया। गुडविल के बाद क्या चला गया? लैंड एंड बिल्डिंग 12,500 की। बारह 12,500 की चली गई। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या चला गया? पहले कितने की चली गई? पहले कितने की थी? 75,000 की 12,500। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 75,000, अब 62,500 हो गई। लास्ट में होगा प्लांट एंड मशीनरी, जो कमी हुई है। देखो किसी भी बिजनेस में जब भी संपत्ति आती है तो डेबिट, संपत्ति जाती है तो क्रेडिट। जाने का मतलब कम हो गया है। जो 1 लाख रुपए की पूंजी की कमी आई है वो कहाँ से आई है? यही सब जोड़ के आया हुआ है। पूंजी की कमी आई हुई, कैपिटल की कमी आई हुई है। इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं क्या किया गया है। कंपनी की पूंजी कितनी है? 10 रुपये वाले 25,000 अंश थे पहले, यानी कि कंपनी के पास पूंजी के रूप में कितना पैसा आ रहा था? कंपनी के पास आ रहा था 2,50,000। अब कितने रहेंगे? इसका 2/5 रहेंगे, बस नया रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है तो 1 लाख का प्रेफरेंस कितना रहेगा? इसी 1 लाख का क्या परसेंट? 1/5। ठीक है। और अब डिबेंचर कितना रहेगा? नया डिबेंचर कितना रहेगा? 30,000। तो कुल मिलाकर पहले 2.5 लाख रुपया था व्यवसाय करने के लिए, अब कितना है? 1.5 लाख। 1 लाख क्या हो गया? खराबी हो गई, पूंजी में कमी कर दी गई, कमी आ गई। अब क्या किया जाएगा? कहाँ से कमी हुई? गुडविल का जो मूल्य था, जितने की गुडविल थी उसको कम कर दिया गया। भाई पुनर्निर्माण का मतलब रास्ते में जा रहे थे, गिर पड़े, खुद से खड़े हो रहे हैं, झाड़ेंगे पोछेंगे, न्योता खाने चले जाएंगे ना, तेल पानी लगा करके। वही मामला इसमें होता है। गुडविल चला गया, इतना चला गया, इतना चला गया, 1 लाख रुपया हमारा चला गया कुल मिलाकर के, पूंजी की कमी हो गई। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, 25 रुपए के 5% ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ, आवंटन हुआ पैसा। अब नया डिवेंचर भी इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा नया डिवेंचर भी इशू किया जाएगा। नया डिवेंचर इशू किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या परसेंट डिवेंचर? 5% डिवेंचर। कितने डिवेंचर? 25,000 के। कंपनी के पास 25,000 रुपया और आ गया ना, ये कंपनी ने निर्गमित किया। देखो क्वेश्चन में बोला है पैसा प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है तो डेबिट में क्रेडिट हो गया, डिवेंचर फर्स्ट डिवेंचर बोला जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लिख लीजिएगा, 5% फर्स्ट डिवेंचर। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो चुका है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद 3rd। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं कंपनियों के पुनर्निर्माण, कंपनियों के रिकॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3rd। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम पढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमारा कहता है जेड लिमिटेड की अंश पूंजी में निम्नलिखित शामिल है। मतलब कि कंपनी का नाम जो रिकॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, रिकॉन्ट्रैक्शन जिसका किया जाएगा, पुनर्निर्माण जिसका किया जाएगा, 10,000 6% पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये वाले, मतलब एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड हो, जेड लिमिटेड है, बहरहाल नाम इसका जेड लिमिटेड है। इसके बाद पास पूंजी कितने की है? 10,000 6% 100 रुपये का एक ना, 50,000 क्षमता अंश इसके पास है, यानी कि इसके पास पूंजी 10 लाख रुपए की पूर्वाधिकार वाली है और 5 लाख रुपए की समता अंश वाली है। आपको पता होना चाहिए 10 5 15 लाख की अंश पूंजी दी गई है। कहता है अंश पूर्णता चुकता थे। चुकता का मतलब पूरा का पूरा पैसा पेड कर दिया गया था अंशधारियों के द्वारा। वर्ष के अंत तक 20,000 के प्रारंभिक व्ययों के अतिरिक्त संचित हानियां 3,50,000 की हो चुकी थी। इस साल के अंत में 20,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय होगा। प्रारंभिक व्यय का मतलब जब व्यवसाय को शुरू किया जाता है, जो शुरू में खर्च कर दिया जाता है वो था। और हानि बिजनेस की कितने की हो गई थी? 3.5 लाख रुपया हानि में बिजनेस चल रहा था कंपनी का। यह निश्चय किया गया पुस्तकों में दिखाई गई 14 लाख रुपए की अस्थायी संपत्तियां 4 लाख रुपए से अधिक मूल्यांकित थी। 14 लाख की जो संपत्ति थी उसका मूल्यांकन कितना कर दिया गया? 4 लाख रुपया ज़्यादा दिखाया गया था। मतलब कि 10 रुपये का सामान 14 रुपये में, 10 लाख का सामान 14 लाख दिखाया गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, अधिमूल्यांकन को समाप्त करने तथा हानियों को व प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के उद्देश्य से पूंजी की कटौती योजना अपनाई गई, ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित की गई। इस योजना के अंतर्गत 6% पूर्वाधिकार अंशों को 60 रुपये वाले, 7% पूर्वाधिकार अंशों में, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वाधिकार अंश पीछे ऊपर देखो कितने रुपए में था? 10,000 था ना, 6% था, अब उनको 7% कर दिया जाएगा। और जो 100 रुपये का दाम था घटा करके कितना कर दिया जाएगा? 60 रुपये कर दिया जाएगा। और समतांश को 2 रुपया, जो 10 रुपये का अंश था उसका कितना मान लिया जाएगा? 2 रुपया मान के घटा दिया जाएगा। और आपको पूर्वाधिकार अंशों पर 3 वर्षों के बकाया लाभांश को भी रद्द कर देना है। मतलब जो लाभांश उभांश देना है कुछ नहीं दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है जब पूंजी में कमी की जाती है, पूंजी में कमी की जाती है तो पूंजी में कमी को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी में कमी करने की बात कर रही है ना। पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी का दाम कितना है? 100 रुपये का एक, कितना भैया? 10,000। बाद में उसका दाम कितना कर देना है? 60 रुपया करना है नहीं? तो आपको मैंने बताया है जर्नल एंट्री कॉलम अपना बना लीजिएगा। लिखना है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ हमेशा लिखा जाता था पार्टली पेड अप ना, लेकिन आपको ध्यान देना है पूरा का पूरा अंश क्या कर लेना है? उठा लाना है, उठा लाना है। इधर देखो, उठा लाना है। नया हमारी कंपनी जेड लिमिटेड है, 10 रुपये का था अंश, 100 रुपये का था, 10,000 अंश, सबको कम कर दो पहले। 100 रुपये का एक अंश, 10,000 अंश, कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। समझिएगा? अब समझो, अब क्या करना है? अब दिमाग बुद्धि का प्रयोग करके क्या करना है? ये जो 100 रुपये का अंश था इसको क्या रुपया मान लेना है? 60 रुपया मान लेना है। तो इसके बदले दोबारा जो शेयर माना जाएगा क्या % होगा? 7% प्रेफरेंस शेयर। पूंजी बढ़ी मानी जाएगी ना, कितना हो जाएगा? 60 का गुणा 10,000 से कितना माना जाएगा बच्चा? 4 लाख। पूंजी में कमी कितने की हुई? सॉरी 6 लाख ना। पूंजी में कमी कितने की हुई? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना कम हो गया? पूंजी 4 लाख कम हुआ कि नहीं हुआ? ना समझ में आए तो जान लीजिएगा कि भैया इससे अच्छा कोई चांस भी नहीं बनता है। भाई 10 लाख की पूंजी हमारी निर्गमित थी, सबको उठा लाएंगे। जब पूंजी हमारे पास से जाती है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है।
अब वापस आ रहा है तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 10 लाख, लेकिन अब की बार कितने का जाएगा? 7%, 60 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए का। कितना पूंजी में कमी कर दिया हम लोगों ने? 4 लाख रुपया हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पहला स्टेप, नरेशन नहीं करेंगे, नरेशन करने का कोई विशेष वो भी नहीं है, पहले समझो आप। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं हम? क्षमता वाली पूंजी कितने की थी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। 10 रुपये का एक था, कितना था छोटू? 10 रुपये का एक था, कितने? 50,000। तो आपको क्या करना है? इक्विटी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 10 रुपये का एक था, 50,000। पूरा पैसा ला लो, कितना आ जाएगा? 5 लाख। अब जो 10 रुपये का अंश था इसको पुनर्निर्माण करके संशोधित करके कै रुपये का शेयर देना है? 2 रुपया वाला शेयर। तो लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब पूंजी निर्मित हुई 2 रुपया वाला शेयर 50, 5 दूनी। इसमें पूंजी की कमी कितनी हुई? 4 लाख। लिख लिया। आपको आगे ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है कि 2 साल का, लास्ट में दिया है देखो, 3 साल का पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश बकाया था। 3 साल का। पहली बात तो लाभांश कितना बनेगा? 10 लाख पूर्वाधिकार अंश थे। इधर देखो 10 लाख रुपए पूंजी थी पूर्वाधिकार की ना भाई। 100 रुपये का एक 10,000, 10 लाख। 6% थे, 1 साल का 60,000, 3 साल का 1,80,000 पूर्वाधिकार अंश है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इनको रद्द कर देना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है? इससे भी पूंजी कम कर दो। कैपिटल रिडक्शन, 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में। 3 जगह से पूंजी कम हुई। पहला प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी, तीसरा जो लाभांश 3 साल का देना था। 10 लाख पूंजी है, 100 रुपये का एक 10,000, 6%, 36,18, 1,80,000 रुपया कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा आपका। लिख लीजिए। ध्यान देना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? लॉस को राइट ऑफ करना है। लॉस को राइट ऑफ करना है। एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पूंजी हानि बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। किस पे बोल रहा है? अकोमुलेटेड लॉसेस बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लॉस कितना? 3,50,000 टू लेटेड लॉसेस कितना? टू फ्रीली मिनरी एक्सपेंसेस कितना भैया? 20,000 है कि नहीं? 20,000। प्रीलिमिनरी फिक्स असेट्स कितने की थी? फिक्स असेट्स में 14 लाख दिख रहा है, वास्तव में कितने की है? 10 लाख की ना, 4 लाख। और बाकी देखो कितना नुकसान हुआ था हमारा कुल मिला करके। 4 लाख इक्विटी में, 4 लाख प्रेफरेंस में, 4 8 लाख और 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर का, 9,80,000, 3.5 लाख ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। बाकी पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? दोनों पक्ष बराबर कर दो, 2,10,000। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका समापन की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन हम बताने का कष्ट करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनियों के पुनर्निर्माण का चैप्टर। इसके पहले 3rd नंबर क्वेश्चन तक बता दिया। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। डॉक्टर SM शुक्ल जी की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लाइन और लेंथ बड़ी है, जिसमें बैलेंस शीट बनी है।
अगर आपके पास किताब हो तो किताब में देखो, किताब नहीं है तब भी किताब लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहता गया है द बैलेंस शीट ऑफ अरुण लिमिटेड कंपनी, बढ़िया से पढ़ लो पहले। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल दिया गया है। कहता है एथोराइज्ड कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 100 रुपये का एक, यानी कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए की व्यवस्था है। ऑथराइज्ड कैपिटल के माध्यम से कंपनी ले सकती है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्या कहा गया है, 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का एक, मतलब 10-10 लाख इक्विटी शेयर से भी इनके पास पैसा आया है और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से भी। इनके पास पैसा कितना है पूंजी का, 20 लाख ना। कहते हैं इसको आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। ऑथराइज का मतलब होता है जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऐसे थ्योरी भी तैयार होती है, समझ लीजिएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता के लिए इशू कर दिया गया। देखो 10,000 इनके पास शेयर थे, कितना इशू किया इन्होंने, 6,000। फिर 10,000 प्रेफरेंस थे तो इन्होंने कितना इशू किया है, 6,000। मतलब 10 लाख प्रेफरेंस है, 10 लाख इक्विटी है, तो इन्होंने कितना कितना इशू किया, 6,000, यानी कि 6 लाख रुपए का इशू किया। 12 लाख रुपया इनके पास आया हुआ है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखो ब्रैकेट के अंदर दिया है 1,85,000 रुपये के मतलब क्या हुआ, 1,85,000 ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है घाटा, माइनस में। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल दिया है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, कैश एंड इक्विवेलेंट। अदर करंट असेट्स दिया हुआ है। अनमोनेटाइज यानी कि दिया गया है वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी में कहता है ए, पूर्वाधिकार अंशों को 25 रुपया प्रति अंश घटा देना है, उनका लाभांश 8% करना है। पहले पूर्वाधिकार अंश का लाभांश कितना था, देखो प्रेफरेंस शेयर में सबसे ऊपर चले जाइए, ऑथराइज वाले में क्या परसेंट लिखा, 6%। अब कितना कर देना है, 8%। पहले कितने रुपए का शेयर था, 100 का, कितना कर देना है अब, 60 रुपए का कर देना है। समता अंशों का दत्त मूल्य घटाकर 60 रुपया कर देना है। पहले कितने का था समता अंश का मूल्य, 100 था, घटा देना है। सॉरी, पूर्वाधिकार में 25 रुपया घटाने के लिए बोल रहा है, यानी कि 100 का 75 कर देना है और समता में 60 रुपया कर देना है। समझ में आया कुछ। अगला, कटौती के कारण मशीनरी में 40,000, स्टॉक में 35,000 और व्यापारिक प्राप्तियों में 25,000 का आयोजन करना है। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, बैलेंस शीट नया बना करके खड़ा कर दीजिए स्टैंड पर। अब आपको मैं बताना चाहता हूं किसमें किसमें कमी कितनी कितनी करनी है। कमी करनी है, नहीं कि पूरा उठा लाओ, पूरा नहीं उठाना है, हमें कमी करनी है, हमें कमी करनी है। किसमें, तारीख डाल लीजिएगा 31 तारीख, सन डाल लीजिएगा, अपने आप से जर्नल एंट्री लिख लीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा, सब कुछ हम नहीं करेंगे। लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया कितना अंश था कंपनी के पास, कंपनी के पास कितना अंश था, जितना भी था वो 100 का था। अब कितने का कर देना है, 60 का कर देना है। वो 25 कम कर देना है, 25 कम करके कितना कर देना है, 75 कम कर देना है। तो 25 गुणे कितना इशू किया था इन्होंने, 25 छक्का 150, यानी कि 1,50,000 रुपए की कमी किसमें हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। क्या परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 6%। समझिएगा, हमारी बात समझिएगा। कितना, ऑथराइज से नहीं करना, जितना कंपनी ने इशू किया था। कंपनी ने इशू किया था कितना, 6,000। एक अंश 100 रुपए का था, अब 75 करना है, 25 घटा दो। कंपनी की पूंजी में कमी कितनी आई, 1.5 लाख। समझ में आओ ना। अब अपना दिमाग लगाइए, इक्विटी में क्या करना है, इक्विटी में भैया 60 कर देना है। इक्विटी में क्या कर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कर देना, 60 कर देना है।
कितने की कमी आई? 40 की। एक शेयर में 6000 शेयर में कितने की हो गई? 6 चौकुआ 24, 2,40,000 रुपया। दोनों का रिडक्शन हुआ ना, इसे क्या बोलेंगे? टू कैपिटल रिडक्शन। 2 1 3,90,000 लिख लीजिए। अब क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन में जहाँ जो किस किस कारण से कमी हुई है 3,90,000, इफेक्ट कहाँ से हुआ है लिखा जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में देखो मशीनरी कितने की थी पहले? मशीनरी में 40,000, स्टॉक में 35,000, प्राप्य में 25,000। मशीनरी में कमी हो गई। अब कमी होगी मशीनरी में 40,000, स्टॉक में 25,000, व्यापारिक प्राप्य में, ट्रेड रिसीवेबल में कितने का? ट्रेड रिसीवेबल में रुक जाइए 35,000 रुपया है स्टॉक में। और किस में बोल रहा है भैया? 25,000 किसका नाम क्या दिया है? व्यापारिक प्राप्तियों का आयोजन। मशीनरी में 40,000, स्टॉक में 35,000। स्टॉक को इन्वेंट्री लिखते हैं, कोई बात नहीं है। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी कहाँ लिखी होती है हमेशा ध्यान दीजिएगा। प्रीलिमिनरी प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। कितना? 15,000। देखो संपत्ति में दिया होगा लास्ट में, मिला लीजिएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में संपत्ति में लास्ट में दिया होता है। प्रॉफिट लॉस देखो जो ब्रैकेट में दिया है 1,85,000 का, 1,85,000 का। उसके बाद जो बैलेंस निकलेगा वो कहाँ जाएगा? टोटल हमारा घाटा कितना हुआ था? 3,90,000 ना। 3,90,000 में 40,000 यहाँ हुआ है। पूंजी इतनी कम हुई है, संपत्ति वगैरह यहाँ से कम हुआ है, राइट ऑफ यहाँ किया गया इतना। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंस फिगर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000 रुपया। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब न्यू बैलेंस शीट बनाने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपको ध्यान देना है, अब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, रिड्यूस्ड बोला जाएगा। इसको लिख दो थोड़ी देर के लिए जानने के लिए। न्यू बैलेंस शीट ब्रैकेट में रिड्यूस लिखा जाएगा। रिड्यूस का मतलब कमी भैया, है ना, कमी। बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स बैलेंस शीट को सीखने का काम करते हैं। बैलेंस शीट को ये होता है नोट ऑफ अकाउंट, ये होता है अमाउंट। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं? समता एवं दायित्व। इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखा जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। हिंदी में बोलते हैं अंशधारियों का कोष। लिखा जाता है बच्चा पार्टी शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा प्यारे भाइयों बहनों। कंपनी के पास कितने शेयर थे? 10,000। इसके लिए नोट ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यही लिखिएगा। अभी मिटा भी देंगे काम करने पर। इसको हमारे साथ पहले इसको जरूर लिखिएगा, इसको बाद में लिखिएगा। नोट ऑफ अकाउंट। कंपनी के पास कितने शेयर थे? 10,000 प्रेफरेंस शेयर। 25 कम कर दिया गया तो कितने हो गए? कै रुपए के? 75 रुपए के एक शेयर हो गए। तो कंपनी यहां से कितना प्राप्त कर सकती है? 7,50,000। 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने का? 100 का था, कितना कर देना है? 60। 40 कम हुआ है ना,
6 लाख रुपया। जहाँ पर कंपनी के पास यहाँ से 10-10 लाख मिलने का ऑप्शन था, कंपनी ने अपनी वैल्यू कम कर दी, अपने शेयर की वैल्यू कम कर दी है। समझ में आ जाया होगा। लेकिन घाटा उसका माना गया इसके पहले जो इशू किया गया था, बाकी तो इशू ही नहीं किए गए थे। ये क्या है? ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ये ऑथराइज है। इसका कितना पार्ट इशू किया गया है? इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, सब वही है। इसी का कितना इशू किया गया था? 6000 प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 75 रुपये के हिसाब से ईच। इसका 6000 प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ ईच गुणा कर दिया जाएगा 6 लाख और 7,50,000। 6 लाख और 7,50,000, 6 6 12 1 13,50,000 रुपये क्या माना जाएगा? शेयर कैपिटल माना जाएगा। समझिए है 10,000 का पहले था, 100 रुपये का एक 10 लाख दिखा था पहले बैलेंस शीट में, ये नोट ऑफ अकाउंट बन रहा है। अब 10,000 इक्विटी है, 60 रुपये का एक 6 लाख ना। अब इसमें से कितना इशू किया गया? देखो गलती मैंने की है और आप लोग बताए भी नहीं। 6,000 इशू किया गया है। 6,000 गुणे 75, 6,000 गुणे 75 4,50,000। 6 6 36 3,60,000। कितना हो जाएगा? 4 3 7 8,10,000। क्या हो जाएगा? 8,10,000 हो जाएगा। समझ में आया? शेयर कैपिटल में क्या लिखा जाएगा बच्चा? नोट नंबर 1, मतलब जैसे इसको नोट नंबर 1 मान लीजिएगा, 8,10,000। समझ में आया उदय जी? आप समझिएगा, ये टॉपिक कठिन नहीं है, ये टॉपिक लंबा भले है, लेकिन अब धीरे 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 2-4 सवाल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया 8 लाख। अब क्या करना है? हो गया इतना। अब लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। एनी रिजर्व, एनी प्रॉफिट लॉस यहाँ लिखा जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा है कैपिटल रिजर्व। कितने का लिखा जाएगा? जो भी निकल के आया था, कितने का निकल के आया था? 90,000 का आया था। अभी ऊपर देखो कैपिटल रिजर्व कितना निकल के आया था? 90,000 ना। कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं है क्वेश्चन में। जो भी था वो क्या था? घाटे में था, उसको खत्म कर दिया गया। देखो पहले बैलेंस शीट में 1,85,000 घाटा दिख रहा था ना, आपकी बैलेंस शीट में घाटा नहीं दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व दिख रहा है बिल्कुल। अब पुरानी बैलेंस शीट को देखते चलिए। अब आएंगे करंट लायबिलिटी पर। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये नहीं है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब व्यापारिक प्राप्य बोला जाता है हिंदी में। ट्रेड पेबल का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन में दिया है क्या, क्रेडिटर 80,000 का, बिल्स पेबल 20,000 का। क्रेडिटर 80,000 का, बिल्स पेबल 20,000 का। समझिएगा, सब कुछ पुराना देखकर बनाया गया, यही इतना बदल गया, ये बदल गया। 1,80,000 माइनस में था, अब कैपिटल रिजर्व आ गया यहाँ पर। एक करंट लायबिलिटी लिखा है, बच्चे ने पूछा, बताना पड़ता है, तो आपको इसको जोड़ लेना है टोटल। अब क्या आएगा? असेट्स। एसेट्स, पुरानी बैलेंस शीट को देखते चलिएगा। एसेट्स में पहली हेडिंग होती है नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट असेट्स में टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, फिक्स होता है पहले, फिक्स एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब जो दिखाई देती है, बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले कितने की थी पुरानी बैलेंस शीट में? 2,30,000 की थी। बिल्डिंग में कोई कमी करने के लिए कहा है? समायोजन में नहीं कहा है, तो ऐसे 2,30,000 की छाप दो।
बिल्डिंग में 2,30,000 की छाप दो। बिल्डिंग के बाद मशीनरी पहले कितने की थी? 5 लाख की ना, देखो। लेकिन समायोजन में देखोगे तो कहा गया है 40,000 रुपये का राइट ऑफ कर दो। मशीनरी 5 लाख की थी, 40,000 राइट ऑफ कर दोगे, कितने बचेगी? राइट ऑफ कर दो 40,000 रुपये, कितने की बचेगी? 4,60,000 की बचेगी। समझिए, सब समझने वाली बातें हैं। जो लोग छोड़ देते हैं चैप्टर, आप समझिए। अब कितने की बची? 4,60,000 की। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे करते हैं, देखें कहाँ तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है, एंगल ज़्यादा कम कैमरे का नीचे नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं करंट असेट्स पर। इसी के नीचे आपको लिख लेना है, यहाँ हम लिख के बता दे रहे हैं ना। करंट असेट्स, पुरानी बैलेंस शीट देखते रहना। करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपको ध्यान देना है, दिया है करंट असेट्स में। आइए भैया, इन्वेंट्री दिया है, समझिएगा। इन्वेंट्री 2,15,000 की ना, उसमें कम करने के लिए बोला था 35,000। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो बोला है, 2,15,000 की कम करने के लिए कितना बोला था? 35,000। इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, कितना जाएगा? 1,80,000 बचेगा। इन्वेंट्री के बाद लिख लेना है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने का दिया है? सन्ड्री डेटर कितने का दिया है? ट्रेड रिसीवेबल में डेटर 1,40,000 का। डेटर 1,40,000 का। डेटर में क्या बोला था भैया? कितना कम कर देना है? प्रोविजन कर देना था 25,000 रुपये का, माइनस कर दो। 25,000 का माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1,15,000 का बचेगा। डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई कमी नहीं करनी थी, 10,000। पुरानी बैलेंस शीट देख रहे हैं, याद रखिएगा, नहीं सोचिए। कैश, कैश कितना था पुरानी बैलेंस शीट में? 5,000। कैश लिख देना है 5,000। जोड़ लीजिएगा, बायां पक्ष दाहिना पक्ष जिसे बोलते हैं 10-10 लाख आ जाएगा। अब 10 लाख, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? समझिएगा, यहाँ पर कमी की गई है, कैपिटल रिजर्व निकल के आया, बाकी ये सब वही रहेगा। यहाँ पर जिसमें राइट ऑफ हो गया, जैसे प्रीलिमिनरी था उसको भी हटा दिया गया। लास्ट में देखो पुरानी बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी था, उसको भी हटा दिया गया, भगा दिया गया। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5